अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम अपनी इस वीडियो में इंग्लिश कोड 503 का लेसन 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। लैंग्वेज चेंज एंड हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स। देयर कैन नेवर बी अ मोमेंट ऑफ ट्रू स्टैंड स्टिल इन लैंग्वेज। एचिसन ने यह कहा था कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई लैंग्वेज बिल्कुल स्टैंड स्टिल एक जगह पे आके खड़ी हो जाए, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होती रहती हैं। लैंग्वेज इज़ in the process of change just like other things. The branch of linguistics which deals language change is called historical linguistics. It also studies the history of individual language. These aspects may be applied and is extremely useful for language teaching. Students may get precious clue for learning from the history and the development of a language. This may help learners grasp the contemporary semantics and pragmatics value of various words. तो वो कहता है कि जो लैंग्वेज की ब्रांच इसको डील करती है उसको हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स कहती है, और ये इंडिविजुअल लैंग्वेज की हिस्ट्री को भी डील कर सकती हैं, और इसकी वजह से जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें क्लूज़ मिलते हैं लैंग्वेज लर्न करने के लिए, फिर हिस्टोरिकल और फिर उनको आगे या हिस्ट्री के लिए और डेवलपमेंट ऑफ ए लैंग्वेज के लिए फिर लर्नर्स को कुछ जो अल्फाज होते हैं उनके मीनिंग्स को समझने भी मदद आती है। लैंग्वेज चेंजेस एट वेरियस लेवल्स। अब लैंग्वेज कौन कौन से लेवल पे चेंज होती है, इसमें से कोई एक चेंज आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स में भी। लेक्सिकल चेंज क्या होती है, सेमेंटिक चेंज क्या होती है। तो चले पढ़ते हैं कि लेक्सिकल चेंज द एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज चेंज इज़ द मोस्ट इजीली डिटेक्टेबल वन। वर्ड कम एंड गो, सम गेट ओल्ड फैशन देन ऑब्सलीट वाइल न्यू वर्ड्स आर बॉर्न ऑलमोस्ट एवरी डे। कुछ वर्ड्स आते हैं और इस्तेमाल होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो चेंज होते रहते हैं और फिर उनकी जगह पे नए वर्ड्स आ जाते हैं और वो पहले वाले वर्ड्स ख़त्म हो जाते हैं, तो इसको लेक्सिकल चेंज कहते हैं। मॉर्फोलॉजिकल चेंज है जी, इट कैन बी क्वाइट कॉम्प्लेक्स। दिस इज ऑफन कनेक्टेड टू द सिंटैक्टिक चेंज एंड द मोस्ट important type of morphological change is analogy, which basically means that a word assumes a new form based on the pattern of the majority. For example, the past and past participle forms of help used to be help and helpman respectively. ठीक है जी। मॉर्फोलॉजिकल चेंज के जब आप वर्ड्स चेंज हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, और ये सिंटैक्टिक चेंज के साथ इसका लिंक्ड होता है। जिस तरह वो कहते हैं जो हेल्प है, अब हेल्प की जो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल है वो हॉल्प एंड हॉल्पन होना चाहिए थी, ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या कि हेल्प की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म हमारे पास जो बन गई है वो क्या बन गई है, हेल्प। ठीक है जी। पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल जो हमारे पास बन गया। सिंटैक्टिक चेंज है जी, फिनोमिना related to morphologisation or is grammaticalization, a process whereby a lexical content word loses its lexical meaning and becomes a grammatical function. For example, English word will originally full verb meaning to want. A phrase like I will go means I want to go। ठीक है। वो कहते हैं जी ये सिंटैक्टिक चेंज का मतलब ये है कि जब कोई वर्ड अपना लेक्सिकल कंटेंट जो वर्ड है वो अपनी एक्चुअली अपनी जो मीनिंग खो दे और फिर एक ग्रामेटिकल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए। जिस तरह ये जो विल का वर्ड उसने यूज़ किया, कहते हैं जी इसका जो ओरिजिनली जो फुल वर्ब मीनिंग है उसका ये है कि वांट टू गो, लेकिन अब विल को हम कब यूज़ करते हैं, एज अ हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस को फ्यूचर टेंस में बनाने के लिए। फोनोलॉजिकल चेंज में जब साउंड्स की बात करेंगे, जो फोनोलॉजिकल चेंज टेंड्स टू बी रेगुलर एज कम्पेयर टू अदर वर्ड्स। इट कैन कम इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्म, सिंगल साउंड, a word, a set of words. We can observe phonological change by comparing spoken English at different points in time. For example, controversy। ठीक है जी। वो कह रहे हैं कि जो फोनोलॉजिकल चेंज है ये सबसे ज़्यादा रेगुलर हैं और ये होते रहते हैं। बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जिनकी साउंड्स जो हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे उसको एक एक्चुअल साउंड से हट के लोग यूज़ करते रहते हैं। फिर एक टाइम आता है कि उसको वही जो मॉडिफाइड साउंड्स है उसी को उसकी एक्चुअल साउंड समझना शुरू कर देते हैं लोग। ठीक है जी। आगे है जनाब डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। It is customary to divide the history of a studied object into periods. This is called periodization. The history of language is also divided into periods, and the periodization generally follows important external historical dates or events. इनमें से MCQs में आते हैं कि कौन सा एज किस एज तक है, तो ये आपने ज़रूर इसको याद रखना है। और फिर इसमें ये पीरियडाइजेशन की एक डेफिनेशन आई है कि ये है क्या, कि टू डिवाइड द हिस्ट्री ऑफ द स्टडीड ऑब्जेक्ट इनटू पीरियड्स। ठीक है। आगे है जी प्री ओल्ड इंग्लिश का पीरियड कौन सा है, डेटिंग फ्राम 449 AD। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन 3 जर्मेनिक ट्रिब्यूट एंजल्स, the Saxons and the Jutes arrived in Britain from their original homeland in southern Scandinavia
ठीक है जी। ये जो तीन थे, जो एंग्लो सैक्सन्स और जूट्स, इनकी वजह से ये ब्रिटेन से आए थे, ठीक है, होमलैंड छोड़ के। अब अराइव्ड इन ब्रिटेन में आए थे अपने होमलैंड से, तो ये वहाँ से इंग्लिश स्टार्ट हुई थी। ओल्ड इंग्लिश date from 700 to 1100. It is from the 8th century that we possess the first surviving English text. ठीक है जी। 8th सेंचुरी में हमें पहली जो इंग्लिश, जो बच जाने वाली इंग्लिश है, जब हम उसको स्टडी करेंगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा आती हैं कि रोमन आए, एंग्लो सैक्सन्स की जंग हुई और रोमन्स के साथ इन हुआ, फिर रोमन ने कुछ इंग्लिश में चेंजेस किए, तो इस तरह से काफ़ी एक लंबी कहानी है, ठीक है। आ गया जी मिडल इंग्लिश कब से है, फ्रॉम 1100 टू 1500। अर्ली मॉडर्न इंग्लिश है 1500 टू 1800। लेटर मॉडर्न इंग्लिश है 1800 टू प्रेजेंट, ठीक है। तो ये पीरियड्स हैं इंग्लिश के, इनमें से कोई ना कोई ये एमसीक्यूज में आते हैं। अर्ली मॉडर्न इंग्लिश है जी, नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स, द यूज ऑफ एन अपॉस्ट्रॉफी इन द जेनेटिव सिंगुलर वाज ऑप्शनल इन द 16th सेंचुरी, ठीक है। जिस वक्त हम किसी भी अपॉस्ट्रोफी इन द जेनेटिव सिंगुलर वाज ऑप्शनल इन 16th सेंचुरी, इट वाज फ्रीक्वेंट इन द 17th सेंचुरी। इन द जेनेटिव प्लूरल द अपॉस्ट्रोफी वाज नॉट यूज्ड इन दिस पीरियड। इन मिडल इंग्लिश द ग्रुप जेनेटिव वाज अ स्प्लिट कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब अपॉस्ट्रोफी यूज़ के बारे में वो बता रहे हैं कि पहले किसी एक दौर में ये 16th सेंचुरी में ऑप्शनल होती थी, 17th सेंचुरी में ये फ्रीक्वेंटली इसको यूज़ करना शुरू कर दिया था। तो इस तरह से जो नाउन और एडजेक्टिव्स की वो बात करें, एडजेक्टिव्स ऑल थ्री अल्टरनेटिव ईजियर, मोर इजी एंड मोर ईजियर वर एक्सेप्टेबल इन दिस पीरियड। इन स्टैंडर्ड इंग्लिश द रूल बाय विच ER and EST आर प्रेफर्ड इन मोनोसिलेबिक वर्ड्स एंड मोर एंड मोस्ट आर यूज्ड इन पॉलीसिलेबिक वंस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द लेट 17th सेंचुरी। सबसे पहले जब हम बात करते हैं इजी, ईजियर, मोर इजी या मोर ईजियर की जब हम बात पहले होती थी, लेकिन बाद में क्या है कि मोर और मोस्ट वाली कहानी सामने आ गई। प्रोनाउंस एंड डिटरमाइनर्स बाय 1600 in the second person ye was a rare alternative to you। जिस तरह हमें क्लासिकल इंग्लिश में हमें बहुत सारी जो यू की जगह पे ye का वर्ड मिलता है। नो केस डिस्टिंक्शन रिमेंड इन अर्ली इंग्लिश, ही was the subjective case and you the objective case। the relative pronoun that remained common as it is still it, but a number of alternatives existed during this the period, the which was inherited from Middle English but became rare by the mid 17th century. Who as a relative pronoun was rare in the 15th century but became common in the later period। अभी उसने बात की कि जो who का वर्ड था ये 15th सेंचुरी में बहुत वो था, रिलेटिव प्रोनाउन था, ठीक है, और बहुत कम यूज़ होता था, लेकिन आजकल के पीरियड में आजकल आप देख सकते हैं तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। वर्ब्स एंड द सेकंड फॉर्म सेकंड पर्सन सिंगुलर इन्फ्लेक्शन EST नेचुरली डिक्लाइंड एज अ यूज़ ऑफ दाओ डिक्लाइंड। अब जो दाओ था THOU, दाओ हमें बहुत ज़्यादा क्लासिकल पोइट्री में मिलता है, ठीक है। द क्लास ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ब्स दोज विच इंडिकेट टेंस बाय अ वॉवल चेंज एंड डू नॉट हैव अ डेंटल सेगमेंट्स इंक्लूडेड अ नंबर ऑफ विच आर नाउ ओनली वीक। क्रीप, क्रॉप, क्रोपन, हेल्प, हॉल्प, मतलब ये भी किस तरह से हमने पहले भी पढ़ा कि किस तरह से इनमें भी डेवलपमेंट आई। आगे एडवर्ब्स की जब हम बात करते हैं तो विदाउट द एंडिंग LY वर मच कॉमन इन दिस पीरियड, ठीक है। और वो कह लें जी पहले जो अर्ली मिडिल इंग्लिश है उसमें जो इंग्लिश था ये LY के बगैर जो एडवर्ब्स थे ये बहुत ज़्यादा कॉमन थे, ठीक है। नो मैन स्पीक क्लियर। अब आजकल जब हम बोलते हैं तो हम ये बोलते हैं कि नो मैन स्पीक क्लियरली, इक्वली इक्वली, तो लेकिन पहले क्या था, क्लियर इक्वल उसी तरह से यूज़ होते थे। कंपाउंड सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन, कंपाउंड सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन दैट हैज़ देयर सेकंड एलिमेंट वर कॉमन इन दिस पीरियड। और ये जो दैट है वो कहते ही ये क्या था कि उस वक्त बहुत ज़्यादा कॉमन किया जाता था। इन्वर्जन ऑफ वर्ब एंड सब्जेक्ट आफ्टर एन एडवर्बियल एलिमेंट अ कंजक्शन और एन ऑब्जेक्ट वाज frequent in the 16th century, for example, and hereof comments the destruction of the reprobates। अभी उस दौर की बात कर रहे हैं कि ये वाली जो चीज़ें हैं ना एडवर्बियल एलिमेंट्स ये बहुत ज़्यादा कॉमन होते थे। मल्टीपल निगेटिव, it was unexceptional to negate more than one element of a sentence। I can not set a gun, I was never no tailor। अब मल्टीपल जो निगेशन है आप एक सेंटेंस में आजकल यूज़ नहीं कर सकते, बट उस टाइम में पे यूज़ होती थी। कलोनियलिज्म एंड स्प्रेड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। कलोनियलिज्म होती है जब कोई भी पावरफुल जो कंट्री है वो किसी दूसरी जगह पे जाके अपनी कॉलोनीज़ को इस्टेब्लिश करते हैं
बिजनेस की तजारत के पॉइंट ऑफ व्यू से या वहाँ पे किसी भी मदद से इसको कलोनियलिज्म कहते हैं। फ्रॉम द 17th सेंचुरी ऑनवर्ड द इंग्लिश बिगेन टू एक्सटेंड देयर लैंग्वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। इंग्लिश हैज़ बिकम अ ग्लोबल लैंग्वेज इन द लास्ट 50 ईयर्स। ठीक है, ये एमसीक्यूज है कि इंग्लिश हैज़ बिकम द ग्लोबल लैंग्वेज इन द लास्ट 50 ईयर्स। इट इज़ आल्सो द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेशनल एंड मल्टी नेशनल कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज, द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट एंड द इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज। तो ये लैंग्वेज जो है ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, इंटरनेशनल जो है वहाँ पे बोली जाती है। मेजर फैक्टर्स बिहाइंड द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक है जी। द पावर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, मेजर फैक्टर्स कौन से थे जिसकी वजह से इंग्लिश लैंग्वेज है वो इतनी ज़्यादा फैल गई। द पावर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर और कलोनियलिज्म, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टेकिंग प्लेस इन इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम, द राइज ऑफ अमेरिका एज अ वर्ल्ड पावर, प्रेस्टिजियस स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन वेरियस नेशन स्टेट्स। ठीक है जी, और इंग्लिश का जो स्टेटस है डिफरेंट नेशन स्टेट्स में। ब्रिटिश कलोनियलिज्म क्या है? द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश बिगेन इन द 16th सेंचुरी व्हेन लैंग्वेज बिकेम अ टूल ऑफ इंपीरियल एक्सपेंशन। दिस वाज व्हाट हैपेंड इन यूएस एंड अदर कलोनियलिज्म। अब ये 16th सेंचुरी में ये स्टार्ट हुआ था जिस वक्त कलोनियलिज्म स्टार्ट हुई थी। कनाडा में क्या हुआ था जी? द फ्रेंच वर प्रेजेंट इन कनाडा फ्रॉम 1530 एंड मीट विद ब्रिटेन फॉर डोमिनेशन बट वर डिफीटेड बाय ब्रिटेन इन 1760। ठीक है जी, 530 से लेके वो वहाँ पर थे, लेकिन 760 में ब्रिटिश ने उन्हें शिकस्त दे दी। However, both French and English language remained there. English remained in contact with native language, but the former predominated. अब वहाँ पर क्या हुआ कि इंग्लिश और फ्रेंच दोनों ही लैंग्वेज वहाँ पे रही, लेकिन इंग्लिश वहाँ पे नेटिव लैंग्वेज तो रही, लेकिन जो फ्रेंच थी उसने वहाँ पे डोमिनेट किया। अब है जी द कैरेबियन, it has been complex colonial history. Spanish and other European languages dominated the landscape, where African slaves in this area developed Creoles among themselves. No Creoles ever gained the status of a national language. Nowadays, English and Spanish are the official language. Creole क्या कहते हैं? Creole जब आप दो लोग ऐसे मिलते हैं जो आपस में एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं समझते, लेकिन जब वो कम्युनिकेट करते हैं तो उनके दरमियान में एक नई लैंग्वेज एक बनती है जिसके साथ वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। वो जो नई लैंग्वेज होती हैं वो उसको पिजन कहते हैं। ठीक है, और फिर वो जो होती है जिस वक्त किसी भी वो जो लैंग्वेज वो वहाँ पे डेवलप होती है, अगर किसी कोई बच्चा वहाँ पे पैदा होता है और वो उसकी फ़र्स्ट लैंग्वेज बन जाती है तो उसको क्रियोल कहते हैं। आगे जाके उसकी बड़ी लंबी कहानी आएगी। तो वो कहते हैं कि जी जो कैरेबियन जो साउथ अफ्रीकन जो अफ्रीका में है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने स्पेनिश और यूरोपियन लैंग्वेजेस वहाँ पे डोमिनेट थी, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी क्रियोल्स जो थी वो डेवलप हुई, लेकिन कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं बन सकी। और इंग्लिश और स्पेनिश आजकल वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया डिस्कवर्ड बाय कैप्टन जेम्स कुक इन 1770, ये भी एमसीक्यूज में आया हुआ है। इट बिकेम द फर्स्ट स्पेनल कॉलोनी बाय द 1900। It had 4 million inhabitants from the British Isles, where resulted in English becoming the official language. The influence of American English is noticeable these days. और वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो अमेरिकन इंग्लिश का वहाँ पे इन्फ्लुएंस देखा जाता है। New Zealand it became an official colony in 1840. By 1900 it had a 250,000 people. ये भी एक कॉलोनी बनी और वहाँ पे million of people आ गए। South Africa the British took control in 1806 and settlement began from 1820 onward. English became the official language of the region in 1822 and still one of the 11 official languages. ये MCQ बार बार आता है कि साउथ अफ्रीका में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, तो 11 है और इंग्लिश उनमें से एक है। It has 500,000 English speaking immigrants. Africans speakers use English as a second language. West Africa क्या है जी? By 19th century the increase in trade to the entire West Africa caused result in the development of a several English-based Pidgin and Creole. English is still taught and used being an official language. Therefore ये वेस्ट अफ्रीका की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे पिटगन और क्रियोल्स बहुत ज़्यादा बने। इंग्लिश स्टिल टॉट एंड यूज बीइंग एन ऑफिशियल लैंग्वेज देयर। ठीक है, तो ये इसके बारे में देख लें। ईस्ट अफ्रीका है द इम्पीरियल ईस्ट अफ्रीका कंपनी वाज फाउंडेड इन 1886 मेन स्टेट्स विद द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल दैट गेव इंग्लिश ऑफिशियल स्टेटस एज कीनिया, तंजानिया, युगांडा, मालावी, ज़ाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। Industrial Revolution, Britain was the leader of the Industrial Revolution countries which needed this new industrial knowledge. ये nothing to explain. American economic power supremacy by the end of 19 the USA emerged. आपको पता है कि अमेरिका सुपर पावर के तौर पे सामने आया था, तो इसकी वजह से भी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डेवलप हुई थी। इंग्लिश इन साउथ अफ्रीका की जब हम बात करते हैं
साउथ एशिया की बात करते हैं तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंडेड इन 1599 इंट्रोड्यूस इंग्लिश इन इंडिया इन द elitist domains of the power in government, administration, judiciary, military, education, commerce, and the media. It comprises about 40 million users of English and is the third largest English यूजिंग एरिया आफ्टर यूएसए एंड ग्रेट ब्रिटेन। तो पाक जो साउथ एशिया है ये यूएसए और जो और बरतानिया के बाद सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला एक खित्ता है इंग्लिश का। आगे जनाब, इंग्लिश डेवलप्ड एज अ मीडियम ऑफ कंट्रोल इन द पीरियड ऑफ ब्रिटिश राज। जब ब्रिटिश राज था तो उस दौरान में इंग्लिश को एक पावर कंट्रोल के लिए भी, मीडियम ऑफ कंट्रोल के लिए भी यूज़ किया गया। क्रिएटिंग एन इंग्लिश बेस्ड सब कल्चर इन द सब कॉन्टिनेंट वन इक्वेटेड विद पावर। द ब्रिटिश लैंग्वेज पॉलिसी एम्ड एट गवर्निंग द एम्पायर। इट पास फ्राम द ओरिएंटलिस्ट टू एन एंजलिस्ट फेज फॉलोइंग Machiavelli famous minutes of 1835 and English came to be used for higher education and official purpose. English continued to enjoy this dominant status in South Asia despite resistance to it। ये उसकी थोड़ी सी explanation है। Variations in Sri Lanka and Bangladesh। Sri Lanka, the use of English was reduced in the state sectors when Sinhala became the official language in 1956. However, this created ethnic rift in the country. English managed to survive among the वेस्टर्नाइज्ड एलीट ऑफ द कंट्री। इन नेपाल एज अ कंट्री ओपन आउट टू द। अच्छा, ये इन सब चीज़ों को अगर मैं रीडिंग करता जाऊँ तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ये आप थोड़ा सा कर लीजिएगा। आगे पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान की जब हम बात करेंगे, इंडिया वॉज नेवर, English was never seriously questioned. South Asian government generally teach most children through the vernacular language while reserving English for the elite. English using elites are considered to be politically more liberal, democratic, and tolerant. English divide is contingent upon the distribution of power than a free choice of medium of education. South Asian countries shifted from teaching English through literature and grammar of ELT, EFL, ESL from the 1970s onward. This brought realization among ELT practitioners that non-native speakers, varieties of English speakers should be recognized not merely as an incorrect English। अच्छा, वो इंडिया और पाकिस्तान की बात कर लें कि जो इंडिया और पाकिस्तान में जो इंग्लिश थी, इसको क्या किया गया कि एलीट आर कंसिडर्ड टू बी पोलिटिकली मोर लिबरल। इंग्लिश यूजिंग एलीट, जो एलीट क्लास जो इंग्लिश को यूज़ करती थी उनको कंसिडर किया गया कि वो जनाब कुछ ज़्यादा टू बी पोलिटिकली मोर लिबरल, सियासी तौर पर कि वो बहुत ज़्यादा आज़ाद ख्याल हैं, डेमोक्रेटिक हैं और टॉलरेंट हैं। और इस तरह से फिर इंग्लिश ने क्या किया, थोड़ी सी सोसाइटी में एक डिवीज़न पैदा कर दी। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेसन। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जो ईयर्स हैं उनको ज़रूर देखिएगा, बाकी बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं था कि जिसको एक्सप्लेन किया जाए, जस्ट एक रीडिंग ही थी। चेंजेस जो थे उनको भी इंपॉर्टेंट रखिएगा कि कौन कौन से चेंजेस किस किस तरह से है, लेक्सिकल चेंज, सिमेंटिक चेंज, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, और फिर किस ईयर में क्या क्या हुआ, ये कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।